अस्सलाम वालेकुम हाल उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मेजर क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूआईटी लाहौर एंड सब कैंपसेस। आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जिन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है या जिनकी होने वाली है वो सारे ही ये वीडियो देखें। इसमें आपको हॉस्टल से रिलेटेड, डाउनग्रेडिंग से रिलेटेड, फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी की टाइमिंग से रिलेटेड, तकरीबन हर चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ ज़रूर पूरी देखिएगा ताकि आपके ये क्वेश्चंस कम हो सके, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ नीचे रह जाते हैं, कुछ ऊपर आते हैं। जो ऊपर आते हैं उन्हें तो मैं साथ ही आंसर कर देता हूँ, बाज़ दफ़ा नीचे वाले मुझे भूल जाते हैं। तो इससे आपको इशू ना हो तो काइंडली ये वीडियो भी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डाउनग्रेडिंग से। डाउनग्रेडिंग का क्वेश्चन आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे। तो जो डाउनग्रेडिंग है ना वो स्टार्ट होगी 19 से। मैंने बताया हुआ था पहले भी, जब यूईटी की चारों लिस्टें लग जाएंगी उसके बाद आपको मिलेगा डाउनग्रेडिंग का ऑप्शन। तो 19 को ओपन होगा सुबह 9 बजे और ये टाइम होगा आपके पास तकरीबन अगले दिन यानी कि 12 o'clock तक का। तकरीबन 27 आवर्स बनते हैं इस टाइम में। तो 27 आवर्स के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा डाउनग्रेडिंग के लिए। अब मेरी सजेशन यही है, जैसे हो सके जितना जल्दी हो सके इसमें कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है यूईटी की वेबसाइट अक्सर डाउन हो जाती है। तो ये ना हो कि इस वजह से या किसी भी वजह से डिले का शिकार हो। ये नहीं होगा कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे या जो पहले अप्लाई करेगा उसकी डाउनग्रेडिंग फ़ौरन हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन तो बाद में ही होगी, लेकिन फिर भी जल्दी अप्लाई करने का ये है कि बाद में आपको कोई इशू फेस ना करना पड़े इन केस वेबसाइट डाउन होती है तो इस चक्कर में। अब वो डाउनग्रेडिंग होती कैसे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं समझ लें इस वक्त मेरा एडमिशन हो चुका है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स डिपार्टमेंट में। मैं नहीं चाहता वहाँ पे जाना। अब मेरा इंटरेस्ट है सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। फिर मैं कहता हूँ अच्छा जी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हो जाए। लेकिन मेरी टॉप प्रायोरिटी है सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। मैं अब क्या करूँगा, जब डाउन ग्रेडिंग का ऑप्शन होगा, अगर वहाँ पे 2 इस साल भी दे रहे हैं, वैसे पहले आई थिंक 2 ही होते थे, इस साल का मुझे नहीं अभी पता, अब आएगा तो पता चलेगा। तो अगर 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, ठीक है, तो आपने टॉप पे जिस फील्ड में जाना है वो रखेंगे और उसके बाद सेकंड वो वाली जहाँ पे आप कहते हैं चलो यहाँ नहीं तो यहाँ से, इस तरह आप 2 फील्ड्स रख देंगे डाउनग्रेडिंग के दौरान। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, सॉरी सिलेक्शन कैसे होगी पहले मैं वो बता दूँ। सिलेक्शन कैसे होगी, अब मैंने सीआरपी को रखा हुआ है, तो सीआरपी पे समझ लें 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया। वैसे इतना नहीं होता, मैं एक जस्ट एग्जांपल कर रहा हूँ आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। 10 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसमें अब मैं भी उन 10 में से एक हूँ। टोटल सीट्स रह गई हैं 4-5। अच्छा जी, तो होगा क्या, वो आपके एग्रीगेट की बेस पे सिलेक्शन करेंगे। अब जिनका होगा हायर एग्रीगेट उन्हें वो प्रायोरिटी देंगे सीआरपी में कि वो बाकी जो 10 है ना, उन 10 में से टॉप में कौन आ जाएंगे, 4 या 5 जो सीट्स होंगी उसमें वो होंगे जिनका बाकी वो 10 में सबसे ज़्यादा एग्रीगेट होगा। 5 जिन बच्चों का एग्रीगेट ऊपर होगा उन 5 की सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी जो 5 हैं वो वहीं पे रह जाएंगे जहाँ पे थे। अब ये नहीं है कि अगर डाउन ग्रेडिंग के लिए आपने अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं, एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। आप जिस डिपार्टमेंट में मौजूद थे वहीं पे रह जाएंगे इन केस अगर आपकी डाउन ग्रेडिंग नहीं होती। इसमें एडमिशन कैंसिल नहीं होता, तो इससे रिलेटेड परेशान हो ही ना आप लोग। अब प्रोसीजर, तो अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे admission.uit.edu.pk वेबसाइट पे ही, सेम जैसे आप लोगों ने पहले प्रेफरेंसेस सेलेक्ट किए थे उस तरह ही ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अभी नहीं है लेकिन आ जाएगा टाइम होने पे। और कंफर्मेशन मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कैसे सिलेक्शन होगी और किस तरह होगी, और अगर इन केस नहीं भी होता तो आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में ही रह जाएंगे। उसके बाद है यूनिवर्सिटी टाइमिंग। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे तो मैं यार यूनिवर्सिटी टाइमिंग का बता दूं, ये स्कूल कॉलेज वाली लाइफ तो है नहीं कि जिसमें आप लोगों ने सुबह सुबह 7 बजे उठना है, 7:30 बजे रिपोर्ट करना है, 7:45 पे असेंबली होगी। ये चीज़ें नहीं है, यूनिवर्सिटी लाइफ है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी यूईटी कुछ ऐसी है कि आपको थोड़े थोड़े ना कॉलेज की याद आती रहेगी। तो यूईटी का टाइम आमतौर पर 8 बजे से होता है 4 बजे तक का। अब ये नहीं कि आपने इस पूरे टाइम में पढ़ना है, डिपेंड करता है आपके लेक्चर्स पे। आई थिंक एक दिन में कितने अब एग्जैक्टली याद नहीं है, 4 या 5 ही लेक्चर्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे, फील्ड पे, सब्जेक्ट्स पे, क्रेडिट आवर्स पे, तो वो उस हिसाब से होगा। मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरे दिन का टाइम ये बनता है ना 7-8 घंटे बनते हैं, तो इसमें से 4-5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी 3 घंटे आपके फ्री हो ही जाते हैं। बाज़ दफ़ा आप वो फ्री खुद ही कंपनसेट करवा लेते हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा डे ऑफ मिल जाए। वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, आपके सीआर पे, या बाद में आप लोग जो करोगे वो बाद का मसला है, दूर का मसला है वो। 15 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं
तो मैं रेकमेंड करूँगा 15, 16, 17 को ना जाना, हॉस्टल वाले भी ना जाएँ। वैसे तो हॉस्टल में भी मसला नहीं है खैर कोई, लेकिन फुलिंग होती है यूएटी में, रैगिंग नहीं होती, और अगर इन केस होती भी है तो आप इनकार कर सकते हो। आप कहें मैं नहीं करता, जो करना है आप कर लो, मुझे कोई नहीं है मसला। देखिए मेडिकल कॉलेजेस में आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में आपको अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सीनियर हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे मैं आपने डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यानी कि आप पूछेंगे, मैं आपकी हेल्प करना चाहूँ मैं कर दूँ, मैं ना करना चाहूँ मैं नहीं करूँगा। मुझसे हो सकेगी मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं हो सकेगी तो मैं आपको इनकार कर दूँगा। आप लोग अक्सर चीज़ें ऐसी होंगी जिसकी आपको क्लैरिटी खुद मिल जाएगी, वो आपको इश्यूज़ होंगे ही नहीं। हाँ, सीनियर से आपको ये हेल्प मिलती है, अगर आप अच्छी ताल्लुक़ बना लें तो आपकी लैब रिपोर्ट्स में हेल्प कर देते हैं, शुरू वाले दिनों में क्विज़ेज़ में हेल्प कर देते हैं, लैब असेसमेंट्स, अटेंडेंस, इन चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा सा हो जाता है, बाकी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। तो इनकार भी सोच समझ के करना, अगर आप किसी सीनियर को इनकार करते हो तो फ्यूचर में आप उससे हेल्प की तो उम्मीद बिल्कुल भी ना रखना, ठीक है? तो ये चक्कर होता है। वैसे रैगिंग वैगिंग नहीं होती, फुलिंग ही होती है, और अगर कोई रैगिंग करता है तो यूईटी की तरफ से इस पे सज़ा है, 5,000 तक का फ़ाइन होता है। आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई रैगिंग करता है, ठीक है? तो टेंशन वेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं है, चिल करके जाओ, कोई इशू विशू नहीं होते ऐसे। हॉस्टल के रिक्वायरमेंट्स बता दूँ तो हॉस्टल में आपको सिर्फ एक अदद वो कमरा दे देंगे, एक अदद आपको चारपाई दे देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। बाकी चीज़ें आप लोगों को खुद लेनी पड़ेंगी। आप आपकी अपनी कंफर्ट पे डिपेंड करते हैं। आम तौर पे बाद में बच्चे फर्स्ट ईयर में तो अब आप जाते ही तो ये काम नहीं करेंगे, मे बी आजकल के बच्चे वह काफ़ी तेज़ हैं तो कर भी लें। तो बाद में होता है, शुरू में आपको चारपाई दे देंगे, बाद में आप चाहें तो अपने कमरे में कारपेट बिछवा लें, वो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपकी ना खुद की एक हो ना कि कंफर्ट ज़ोन हो, आप उस अपने कमरे को वैसे बना सकते हैं। वॉल्स पे आप लोग चार्ट्स लगा सकते हैं, टेक शेक लगा के, अगर बैठने वाला हो, क्योंकि वैसे तो वो पेंट होता है तो वो कपड़े ख़राब होते हैं, तो जैसे मर्ज़ी आप चाहें कमरे सेट करने में ना बाद में भाई से टिप्स ले लेना, बड़े किए हुए हैं अपने। 4 साल में आपको हॉस्टल भी डिफरेंट मिलता रहेगा और हर साल आपने डिफरेंट जगह पे जाके फिर अपना कमरा सेट करना होगा। तो वो नहीं, आपको एक-एक लॉकर मिल जाता है। अब जल्दी जाने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टाइम से जाते हैं हॉस्टल्स में तो आपको ये होगा, अच्छी जगह, अच्छी कमरे में अपनी अच्छी स्पॉट ले सकते हैं। फ़ैन के नीचे चाहें, साइड कॉर्नर चाहें, कुछ लोग होते हैं ना जिस तरह शौकीन होते हैं, तो उस तरह का आपको एक जगह मिल सकती है, ठीक है? तो बाकी चीज़ें आपको अपने ब्लैंकेट, चारपाई, तकिया-शकिया ये सब कुछ खुद लेके जाना पड़ेगा। इवन एनर्जी सेवर भी वहाँ पे जाके खुद लेने पड़ेंगे, और अपने लिए एक ताला लाज़मी लेके जाना जो आप अपने लॉकर पे लगाएँगे। पहले ही ले जाना, बाद में भी मिल जाते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी की कैंटीन में सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है वहाँ पे। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, एक्सटेंशन लाज़मी लेके जाना, वो बड़ा इशू होता है चार्जिंग के लिए, वहाँ पे पोर्ट्स बहुत कम होते हैं, और आप लोग चाहते हैं अपनी चारपाई पे रहते हुए अपना मोबाइल और लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एक एक्सटेंशन ना हर बच्चा ही ले जाए अपना, कोई मसला नहीं है यार। 150, 200, 300 की मिलती है, एक एक्सटेंशन लाजमी साथ रखना। कैंपस लाइफ की बात करें तो यूटी लाहौर की डेफिनेटली कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है कि एस के, उसके बाद है थर्ड पे नारोवाल। इस वक्त जो नारोवाल की ग्रूमिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उस पर उसकी रेनोवेशन हुई है, पैसे लगे हैं, और एफएसडी उसके बाद, और रचना फिफ्थ पे आता है। लाहौर में इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम टू टाइम गेस्ट्स आते हैं, कोई ना कोई मतलब एक सेलिब्रेशन चलती रहती है, आए दिन कोई ना कोई नया नया इवेंट आता है, मतलब हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, मज़ा, इंजॉयमेंट ज़्यादा होती है। अब ये नहीं कि सब सब कैंपसेस में नहीं होता, सब कैंपसेस में इतना होता है, लेकिन सिंपल सी बात है, लाहौर में आई थिंक 10,000 तक की कैपेसिटी है, वहाँ पे 10,000 तक लोग होते हैं। सब कैंपसेस में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे मुश्किल से 1,000 2,000 तक होंगे मैक्सिमम हो भी से। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जहाँ पे आवाम ज़्यादा है वहाँ पे रौनक भी ज़्यादा ही होगी। तो ये सब कैंपसेस की लाइफ के बारे में है। लेकिन इसका डिग्री से कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो आपकी इंजॉयमेंट से। कैंपसेस में, सब कैंपसेस में बस ये है कि स्टाफ थोड़ा नहीं होता, ज़्यादा बेटर नहीं होता एज़ कम्पेयर टू मेन कैंपस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल फ़जूल हों, अच्छे ही होते हैं, टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैंने रचना कॉलेज के बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पे जॉब करते हुए देखा है, मैंने नारोवाल कैंपस के बच्चों को अच्छी अच्छी जगह पे जॉब करते देखा है, मैंने केएसके के कैंपस के बच्चों को बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे जॉब करते हुए देखा है। और इसके बाद आता है फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी। फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी ये है, अब जैसे 15 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिनके एडमिशन हो चुके हैं तो उनके लिए ये होगा कि वो 15 से ना आगे, यानी कि 20 तक समझ लें, या 16 19 तक चाहे तो मुकम्मल फ़ीस वापस अपनी ले सकते हैं अप्लाई करके। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और तकरीबन अभी रिसेंटली किसी बच्चे ने बताया था, तो उन्होंने 1 मंथ कहा था कि 1 मंथ के अंदर-अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे वापस। तो ये उनका चक्कर आ जाता है ऐसा। अगर आपने 7 दिन से ज़्यादा डिले किया, या 7 दिन हो गए आपको, तो आपकी फिर एडमिशन फ़ीस हाफ़ होना शुरू हो जाती है। इस तरह कटौती होते-होते अगर आप 30 डेज़ से ज़्यादा
वेट करते हैं रिफ़ंड के लिए तो आपकी पूरी की पूरी फ़ीस यूईटी ज़ब्त कर लेगी। तो जिसने फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी में जाना है, फ़ी रिफ़ंड करवाना चाहता है, तो उसके लिए सिंपल सा है उसका आंसर कि अभी ही अप्लाई कर दो या 15-16 में ही अप्लाई कर दो, ताकि टाइम से ही आपका काम हो जाए, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए और आपकी फ़ीस ना कटे। बाकी सिर्फ एडमिशन फ़ीस कटेगी, वो 3-4-5 हज़ार रुपये तक होता है, वो ज़्यादा मसला नहीं, बाकी आपको पूरी की पूरी रकम वापस मिल जाएगी। और आपका एक और क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन आफ्टर एडमिशन कैंसिलेशन। आजकल ये काफ़ी बच्चों का आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी बात ये ना गौर से सुनी नहीं थी जब मैंने कहा था कि ड्यूज़ सबमिट करवाना लाजमी है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा आया था, मैंने नहीं ड्यूज़ सबमिट करवाया, इस चक्कर में कि नेक्स्ट में फेवरेट फील्ड में आएगा तो तब करूँगा। अब उनका एडमिशन हो गया कैंसिल, अब एग्रीगेट तो बन रहे हैं लेकिन एडमिशन तो हो गया कैंसिल, तो अब इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि यूईटी की पॉलिसी है। इस सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ एक काम आप कर सकते हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप कन्वीनर ऑफ़िस चले जाएँ, एडमिशन सेल में या कन्वीनर ऑफ़िस चले जाएँ, वहाँ से बात करें, वहाँ पे तरले डालें, मिन्नतें करें, कोई एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ दें जिसकी वजह से आपने वो उस वक़्त फ़ीस जमा नहीं कराई थी। वहाँ पे जाके ये ना कहना कि सर वो कैंपस छोटा था या कैंपस ऐसा था, या वो इस तरह के करोगे तो वो आपको फिर भी कहेंगे ठीक है बेटा, बाहर ही आप अच्छे लग रहे हो, अंदर नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो आपने उन्हें कोई जेन्युइन इश्यू देना है कि सर सिचुएशन ख़राब थी, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी घर की, या पेरेंट्स में से कोई इशू है, या कोई भी फैमिली इशू, या दूर होने की वजह से नहीं पता चला, या मतलब थोड़ी-सी नेग्लिजेंस कह सकते हैं, कोई भी इशू ना, कोई जेन्युइन इशू हो जिस पे वो आपका तरला मिन्नता मान भी लें। तो इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं, अगर वो मान लेते हैं तो उनके हाथों में है, बाकी इसके अलावा कोई भी आपकी किसी भी किस्म की हेल्प इस केस में नहीं कर सकता। ये वो सारे मेजर क्वेश्चंस थे जो आजकल आप लोगों के आ रहे थे, मैंने उन सब का जवाब एक ही वीडियो में दे दिया है। और हाँ, एक और सिर्फ चीज़, एक मेन चीज़ वो हॉस्टल में बतानी चाहिए थी, वैसे वो हॉस्टल के केस में बता दूँ, हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है ना, तो 10 तारीख से पहले-पहले कर दो। उसका फ़ायदा ये है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा, आराम से आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है ना? तो 10 से पहले-पहले, वैसे कोई डेट नहीं आई हुई, लेकिन 10 से पहले-पहले करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही साथ हॉस्टल रूम मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके थे, मैंने आंसर कर दिए हैं एक ही वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी बाकी वीडियोज़ की तरह ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए अब मैं आपका काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा-थोड़ा करके आप मेरा भी तो करो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।